हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों हम आज क्या देखने वाले हैं? वेक्टर एडिशन। सर देख तो चुके हैं वेक्टर एडिशन। सर 3 मेथड करवाए थे ना वेक्टर एडिशन की, वो देख तो चुके हैं। अब ये कौन सी मेथड आ गई? भाई इसको एनालिटिकल मेथड बोला जाता है। मतलब सर 4 मेथड है एडिशन की। हो तेरी, अरे भैया 4 मेथड अलग अलग है। मतलब कि उसमें से एक ग्राफिकल मेथड थी जो पहले यूज होती थी, अभी उसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद जो पैरेललोग्राम मेथड एंड जो हमारी ट्राइंगल मेथड थी, वो मेथड आप यूज कर सकते हो। आप उसको पैरेललोग्राम बोलो या फिर ट्राइंगल बोलो, बाकी रिजल्टेंट जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था वो तो एक ही आता था। डायरेक्शन भी एक ही फॉर्मूला से रिप्रेजेंट हो सकती थी, मतलब कि वो भले दो अलग अलग मेथड हो, हमारे लिए हो सकता है वो दोनों अलग हो, लेकिन हमारे लिए जो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला एंड एंगल निकालने मतलब कि डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला वो तो सेम ही था दोनों मेथड में। तो भाई वो कैसे अलग हुई? हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालना होता है ना। तो ऐसे केस में आप चाहे उसको पैरेललोग्राम बोल दो या फिर ट्राइंगल बोल दो, बाकी फॉर्मूला तो एक ही रहता था। ठीक है। और ये आ गई तीसरी मेथड। तो सर ये क्या है? मतलब एनालिटिकल मेथड क्या, क्यों हमें स्टडी करना? मतलब ये सारा सर कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये चार चार मेथड एडिशन की। सर उससे अच्छा है तो ये होता है कि आप सीधा एडिशन करवा लेते। बचपन से सीख के आए हैं, यहाँ पे तो चार चार मेथड निकली, है कि नहीं? अरे भैया ऐसा नहीं है। अभी ध्यान से समझना, ये मेथड कब यूज करनी है, एनालिटिकल मेथड। देखो हमने इससे पहले क्या देखा? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमने देखा कि अगर कोई एक वेक्टर एंगल पे आता है तो हम उसको एक वेक्टर से डिनोट नहीं करते, हम इसको दो अलग अलग वेक्टर से शो करते हैं, है कि नहीं? कि भाई वो जो वेक्टर होगा वो जिन दो वेक्टर का रिजल्टेंट बना होगा उन दो वेक्टर से उसको शो कर दो। इससे बेनिफिट ये मिलता था कि भाई आप यहां पे ना, वो वेक्टर अगर एंगल पे आता है तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना बनेगा एंड वाई कंपोनेंट कितना बनेगा वो यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो, है कि नहीं? तो इसीलिए हम यहां पे वेक्टर का रेजोल्यूशन देखें। और वेक्टर का रेजोल्यूशन इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम चीजें आसानी से कर पाए, है कि नहीं? तो उसके लिए ये रेजोल्यूशन का जो भी प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो कि मैं कोई एंगल पे फोर्स लगाता हूं। लेट्स से कि मैंने फोर्स लगाया एफ किसी एंगल पे और वो एंगल कितना है? तो थीटा है। तो ये इसको मैं एफ की तरह ना देख के मैं इसको क्या देखूंगा? इसके भाई दो कंपोनेंट को देखूंगा, एक होगा एफ कॉस थीटा और एक होगा मेरे लिए एफ साइन थीटा। तो इसको एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा से रिप्रेजेंट करने का बेनिफिट ये निकलेगा कि आप यहां पे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है एंड वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स है। और हो सके तो अगर आप एक्स डायरेक्शन के फोर्स को अलग से सॉल्व करो एंड वाई डायरेक्शन वाले जो कंपोनेंट है उसको अलग से सॉल्व करो, तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। यस और नो? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी कभी भी हमें कोई वेक्टर एंगल पे आता है तो हम उसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट ना करवा के दो अलग अलग उसके कंपोनेंट से शो करके फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो चीजें क्या होती है कि आसान हो जाती है, चीजें समझने के लिए आसान हो जाती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा दिमाग ना 2 डायमेंशन की मोशन को या 3 डायमेंशन की मोशन को एक साथ नहीं समझ सकता है, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था ना तब हमने सिर्फ या तो एक्स डायरेक्शन की मोशन देखी या फिर हमने वो वाई डायरेक्शन वाली मोशन देखी, ऊपर गया नीचे आया। यस नो? लेकिन देखने जाएंगे तो जब भी वाई डायरेक्शन की मोशन हुई होगी तब हम एक्स डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, और जब भी हम एक्स डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट की मोशन होती होगी तब वाई डायरेक्शन को नहीं देखेंगे। तो हम जो यहां पे यूज टू हुए हो ना, वो 1D मोशन से हुए हैं, 2D मोशन से नहीं हुए हैं। यस और नो? तो इसीलिए हो सकता है कि अगर आप किसी एक वेक्टर को जो एंगल पे आता है, अगर आप उसको दो अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, एक बनेगा एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट एंड दूसरा बनेगा वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, तो आपके लिए उसको समझना आसान हो जाएगा। आप एक्स कंपोनेंट को अलग से सॉल्व कर दो, वाई कंपोनेंट को अलग से सॉल्व कर दो, दो कंपोनेंट को अलग सॉल्व किया वापस जोड़ दिए, बात खत्म। तो आपके लिए ये जो एनालिसिस बनेगा ना सॉल्व करने का, वो एकदम आसान हो जाएगा। इसीलिए हम यहां पे वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, जैसे नो। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यही इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि कई बार ना दो दो डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की जो मोशन होती है उनको साथ में देख के अंडरस्टैंड करना वो प्रॉब्लमेटिक होता है।
यस और नो। तो ऐसे केस में ना फॉर्मूला रट्टा मारने पड़ते हैं, उससे अच्छा है कि, और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसका रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, कितना रद्दी सा फॉर्मूला है कि नहीं, कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। एंगल की डायरेक्शन देखोगे तो वो डायरेक्शन भी कितनी कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शन है। तो उससे अच्छा है कि भाई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला में जाए और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला का यूज करके एडिशन करे, उससे अच्छा है कि भाई आप जो वेक्टर आया है उसके दो कंपोनेंट बना दो। एक कंपोनेंट आपको एक्स डायरेक्शन का मिलेगा, दूसरा वाई डायरेक्शन का मिलेगा। एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट को हमें पता है अभी आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट को जे कैप से डिनोट करते हैं। तो मैं इसको एफ ना लिख के मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप, है कि नहीं। तो आप इसको सिर्फ एफ यहां पे डिनोट करो, उससे अच्छा है कि आप इसको एफ डिनोट ना करके आप उसको एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप से डिनोट कर दो, बात खत्म। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो एफ बनेगा वो सिर्फ उसके एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट के एडिशन का ही तो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ये समझना इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ रहा है। हाँ, स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो यहां पे एफ साइन थीटा नहीं आएगा, माइनस एफ साइन थीटा आएगा, क्योंकि ये जो जेकेप है ना, ये ऊपर वाला फोर्स वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की डायरेक्शन, तो इसके लिए माइनस जेकेप लगाना पड़ेगा, है ना। तो आप उसको, इससे अच्छा है कि आप इस तरह से इसको अलग अलग कर दो और फिर ऐसे आई कैप एंड जेकेप, क्योंकि अभी हमें यूनिट वेक्टर पता है, अभी हमें डायरेक्शन वगैरह समझ में आ चुका है, तो क्यों ना हम उसको एक वेक्टर से डिनोट करने की जगह पे उसके दो अलग अलग कंपोनेंट बना दे, एक एक्स में आ जाए, एक वाई में आ जाए, बात खत्म। तो उसको एक्स कंपोनेंट को अलग से शो कर दो, वाई कंपोनेंट को अलग से शो कर दो, तो पूरा एक फोर्स, ये पूरा एफ लिखने की जरूरत नहीं, उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड कर दो और फिर उस एक एक्स कंपोनेंट बना दो, एक वाई कंपोनेंट बनाओ, फिर उसको अलग से देखो, बात खत्म हो जाएगी, आपके लिए चीजें समझना आसान हो जाएगा। और इतना आसान हो जाएगा कि अगर मैं ऐसे केस में अगर मैं आपको एडिशन करने को भी बोलूं या फिर सब्ट्रैक्शन करने को भी बोलूं ना, तो उसके लिए वो रद्दी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हो ना, वैसे ही नॉर्मली यहां पे एडिशन भी हो जाएगा। क्या बात करते हो सर, तो पहले बताना चाहिए था ना। अरे तो बताते ना, अभी बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हमारी एनसीईआरटी की किताबों में आता है वैसे वैसे तो समझाना होता है कि नहीं। तो चलिए अभी समझ लेते हैं कि तो भैया ऐसे केस में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, मतलब कि उसके रूल्स वगैरह क्या निकलेंगे। भाई कोई रूल नहीं है, रूल एक ही लगेगा, सिंपल, कि एक्स कंपोनेंट के साथ ही ऐड हो सकता है, एक्स कंपोनेंट का एडिशन वाई कंपोनेंट के साथ नहीं हो सकता है, बस इतना छोटा सा रूल है। कितना आसान है, कितना आसान है। आई कैप वाले कंपोनेंट का एडिशन आई कैप के साथ ही हो सकता है, जे कैप वाले कंपोनेंट के साथ नहीं हो सकता है, बस इतना रूल है, इतना रूल है। बाकी नॉर्मल एडिशन जिस तरह से हम परफॉर्म करते हैं ना, उसी तरह से परफॉर्म करना है। इसीलिए ना ये एनालिटिक मेथड बहुत ही फेमस हो गई है, मतलब कि ज्यादातर हम ये एनालिटिक मेथड का ही यूज करेंगे। हाँ, वो वाला फॉर्मूला है, कई बार क्या होता है कि हमें अगर कंटाला आता हो कि भाई सर इतना कौन मतलब लेंथी प्रोसेस में चला जाए, इतना मतलब कि वो एक्स कंपोनेंट को अलग से देखो, वाई को अलग से देखो, दोनों को सेपरेट करो, फिर वो वाई कंपोनेंट को वाई डायरेक्शन से सॉल्व करो, एक्स को एक्स से सॉल्व करो, फिर दोनों को जोड़ो, इतनी लंबी प्रोसेस में कौन जाएगा। तो जो बंदे ऐसे ऐसे है कि जो ये दोनों कंपोनेंट को अलग करने में बिलीव नहीं करते हैं, तो वो लोग वो वाला कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, बाकी आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये एक अलग मेथड है। ये कब अप्लाई कर सकते हो, जब आप किसी वेक्टर को रेजोल्व करते हो और रेजोल्यूशन के बाद आप दो वेक्टर को ऐड करते हो, तब आप ये एनालिटिक मेथड लगाओगे। ठीक है, तो मान लो बच्चों मेरे पास एक वेक्टर था, ध्यान से देखना, मेरे पास ना यहां पे एक वेक्टर था, 2 डायमेंशन वाला वेक्टर था। इसको मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। देखो बार बार मैं इसको ड्रॉ नहीं करूंगा, एक ही बार मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। मान लो मेरे पास ये 2 डायमेंशन वाला कुछ वेक्टर है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हल्का ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरे लिए वाई एक्सिस हो गई। तो मतलब कि अभी मेरे लिए एक्स एक्सिस का मतलब है आई कैप एंड वाई एक्सिस का मतलब क्या है, जे कैप, है ना। ये आप समझ सकते हो। अच्छा, वो वाला है, पेन चूज करना पड़ेगा, ठीक है चलिए। तो ये मेरे लिए है लेट से एक्स एक्सिस एंड ये मेरे लिए है लेट से वाई एक्सिस। ठीक है, एंड ये मेरे लिए ओरिजिन है। अभी बच्चों मान लो कि मेरे पास ना एक वेक्टर जो भी है, ए वेक्टर मुझे कुछ इस तरह से दिया गया है। कैसे दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। लेट से यहां पे मुझे एक ए वेक्टर दिया गया है।
उसी तरह से मेरे पास एक बी वेक्टर भी है। अभी पहले ए वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, लेट्स से इट इज द ए वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरे लिए कुछ ए वेक्टर है जो यहां पे कुछ थीटा एंगल पे आया हुआ है ना। ये कुछ थीटा एंगल पे आया हुआ है, मुझे उससे लेना देना नहीं, एंगल जो भी हो मुझे उससे लेना देना नहीं है। तो मैं इतना समझता हूं कि भाई मैं ये ए वेक्टर को अकेला दिखाऊं उससे अच्छा है कि उसके दो कंपोनेंट बना दूं, क्योंकि अल्टीमेटली किसी का रिजल्टेंट वेक्टर है। किसका रिजल्टेंट वेक्टर है? एक एक्स डायरेक्शन में कोई वेक्टर ऐसे होगा, एक वाई डायरेक्शन में कोई वेक्टर ऐसे होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये ए वेक्टर है। तो हम यहां पे ए वेक्टर के दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट मैंने निकाला जिसको मैं यहां से ग्रीन कलर से डिनोट करता हूं। तो एक कंपोनेंट जो एक्स कंपोनेंट था उसको मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, ध्यान से देखते जाओ। तो ये हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, दैट इज दी ए एक्स, है ना। इसको मैं क्या बोलूंगा? ए एक्स बोलूंगा। एंड ये हो गया हमारा वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो मैं यहां से दिखाता हूं। एक्चुअली ये दोनों ऐड होने चाहिए, मतलब कि ढंग से आप दिखने चाहिए ये, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं पीछे से ड्रॉ कर दूं, किसको? ये वाला एक्स कंपोनेंट जो भी है उसको मैं थोड़ा सा पीछे से ड्रॉ कर देता हूं, यहां से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। और ये हो गया मेरे लिए जो ब्राउन कलर वाला जो भी है वो ए वाई कंपोनेंट है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये ए वेक्टर जो भी है ना वो रिजल्टेंट वेक्टर है, किसका? ए एक्स एंड ए वाई का। जरा देखो तो यही होता है ना, जरा देखो देखो देखो। ए एक्स पहले वाले वेक्टर की हेड के साथ दूसरे वाले वेक्टर के टेल को कनेक्ट किए, ये वाले पॉइंट पे देखो। ये ग्रीन कलर वाला जो आगे बढ़ा है ना उसको रिमूव कर दो, ये नहीं, ठीक है, इसको कंसीडर मत करना, वो थोड़ा लंबा मैंने ड्रॉ कर दिया था। हाँ, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो यहां पे कि ये जो AX है, AX के हेड के साथ AY का टेल कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो पहले वाले वेक्टर की टेल से दूसरे वाले वेक्टर की हेड तक उसका रिजल्टेंट वेक्टर बनता है कि नहीं। तो यहां पे अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ए वेक्टर जो भी है ना वो AX एंड AY का एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर है कि नहीं। AX एंड AY के एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर A है। क्योंकि हमें तो सिर्फ ए वेक्टर दिया गया था, तो हमने क्या किया? हमने इसको सेपरेट कर दिया, रिजोल्व कर दिया, और हमने इसको क्या लिखा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या लिखा यहां पे? इनको रिजोल्व करने के बाद मैंने इसको लिखा यहां पे, लेट्स से ए वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू एक कंपोनेंट ए एक्स जो एक्स डायरेक्शन का है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इसको लिखा ए एक्स आई कैप, एंड दूसरा कंपोनेंट ए वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे जे कैप। समझ में आया? तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो ए एक्स है ना वो उसका एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, एंड ये जो ए वाई है ना वो उसका वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है। अभी क्योंकि हम ए वेक्टर को पूरा ए वेक्टर की तरह ना देख के हम इसको उसके x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट के एडिशन से देख रहे हैं, मतलब कि हम इसको रिजोल्व कर चुके हैं। तो मेरे पास ऐसा ही अगर मान लो कि कोई एक दूसरा वेक्टर b वेक्टर है, तो b वेक्टर के लिए भी मैं क्या लिख पाऊंगा? कुछ इस तरह से bx i कैप प्लस by j कैप, ठीक है। क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा? जी हां, बिल्कुल आप उसको इस तरह से लिख पाओगे, ठीक है। इसके जैसा ही एक मुझे नीचे और एक वेक्टर मिलेगा कि जिसके लिए वो हो गया कोई बी वेक्टर, लेकिन उसको मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दूं। अगर मैं उसको रिजोल्व कर दूं तो उसका एक्स कंपोनेंट लेट से मुझे मिला बी एक्स, एंड वाई कंपोनेंट लेट से मुझे मिला बी वाई। अभी यहां पे ये ए एक्स होगा, ए कॉस थीटा, ए वाई होगा, ए साइन थीटा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझ लो कि भाई मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। अभी मुझे क्या परफॉर्म करना है? मुझे इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है। किसका? ए वेक्टर का एंड बी वेक्टर का। तो कैसे होगा इन दोनों का एडिशन? कैसे होगा? तो ध्यान से देखना, इन दोनों का मैं यहां पे एडिशन परफॉर्म करना चाहता हूं। ADDITION, एडिशन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो नॉर्मली हमारे लिए रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ठीक है, आर वेक्टर जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होगा यहां पे? तो आसानी से हम यहां पे, क्योंकि अभी एनालिटिक मेथड है, अभी यहां पे ये वाला अंडर रूट वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं 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 मुन्नो एंड मुन्नियो,
हमने यहां पे क्या किया है, हमने यहां पे ए वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया है, बी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया है। तो अभी वो रद्दी वाला जो लेंदी वाला जो फॉर्मूला था वो अभी हमें यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा यहां पे ए वेक्टर को लिखो भाई, ए वेक्टर क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है। अच्छा बी वेक्टर क्या है, तो बी वेक्टर हमारे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप है। बहुत ही बढ़िया। ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ठीक है, अभी इन दोनों का एडिशन क्या होगा, तो जरा ध्यान से समझना, आई कंपोनेंट का एडिशन आई कंपोनेंट के साथ, जे कंपोनेंट का एडिशन जे कंपोनेंट के साथ। तो इसका मतलब यह होता है कि इन दोनों का एडिशन किस तरह से परफॉर्म होगा, तो भैया ax का एडिशन bx के साथ हो सकता है। तो हम इसको लिखेंगे ax प्लस bx आई कैप प्लस ay का एडिशन by के साथ हो सकता है। क्यों, क्योंकि j कैप के साथ ही ऐड हो सकता है। यस नो भाई, y डायरेक्शन का कंपोनेंट y डायरेक्शन के कंपोनेंट के साथ ही ऐड हो पाएगा। यस नो, तो इसीलिए यहां पे लिखेंगे ay प्लस बी वाई जे कैप। बात खत्म। सर इतना ही, अरे हाँ इतना ही, बात खत्म, बस इतना ही करना होता है। ये सुनो, तो ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, जो दिखा रहा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का एडिशन। है ना, एकदम आसान है ना, एकदम सिंपल है। देखो अगर हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं ना कोई एक वेक्टर को, तो उसके लिए एडिशन करना बहुत ही आसान हो जाता है ना, इतना ही सिंपल। बस क्या याद रखना है, आई कंपोनेंट का आप यहीं पे देख लो, यहीं पे एडिशन कर दो, आई कंपोनेंट का एडिशन आई के साथ, तो इन दोनों का एडिशन होगा ए एक्स प्लस बी एक्स, और इन दोनों का एडिशन होगा ए वाई प्लस बी वाई। सिंपल है कि नहीं, तो बहुत ही आसान है ये एडिशन। तो ये एडिशन जो भी है ना वो बहुत आसान हो जाता है। अभी आप पूछोगे कि सर ये तो वेक्टर फॉर्मेट में आंसर आया, अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो भैया बहुत ही आसान है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं भैया, इसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट में आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब कि ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया उनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। है ना, आसान, एकदम सिंपल है। ax प्लस मतलब कि जो भी आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिला उसका आई कंपोनेंट का जो मल्टीप्लिकेंट है ax प्लस bx, उसका स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला कहां से आया, तो भैया हमने यहां पे देखा था, ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला याद है, ये चाहे आप 2D में देख लो या फिर ऐसा ही फॉर्मूला हमारे पास 3D में भी है कि किसी भी एक वेक्टर का, कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट के स्क्वायर के बराबर। अगर वो 3D है तो मैग्नीट्यूड कितना होता है वो वेक्टर का, तो अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला मैं यहां पे लगाया। अभी हम बोलेंगे सर यहाँ पे ax का स्क्वायर होना चाहिए ना, अरे भैया इसलिए नहीं क्योंकि हम किसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, अगर मैं a का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो वो टाइम पे मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं ax का स्क्वायर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर मैं b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो वो टाइम पे मैं इसको लिख सकता हूं कि b वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा यहां पे bx का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर। है ना, लेकिन यहां पे मैं क्या लिखना चाहता हूं, मैं किसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता था, तो भैया रिजल्टेंट वेक्टर का। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, ax प्लस bx आई कैप प्लस ay प्लस by j कैप आया। तो भैया इसका मैग्नीट्यूड भी क्या बनेगा, ये बनेगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर। बात खत्म, है ना, एकदम आसान। ठीक है, तो अगर यहीं पे मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो चलिए वो भी देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो अगर यहीं पे मैं सब्ट्रैक्शन की बातें करूं तो सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो भी देख लो। मैं यहां पे क्या परफॉर्म करना चाहता हूं, तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक है, तो आपको पता ही है कि मैं इसको क्या लिखूंगा, इट इज नथिंग बट a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर। है ना, सो इट इज नथिंग बट इक्वल टू, मैं इसको लिखूंगा ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस
माइनस बी एक्स आई कैप माइनस बी वाई जे कैप। तो भैया x कंपोनेंट का एडिशन x कंपोनेंट के साथ एंड y कंपोनेंट का एडिशन y कंपोनेंट के साथ। तो यहां पे एडिशन नहीं, वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ax माइनस bx i कैप प्लस ay माइनस by j कैप। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सब्ट्रैक्शन, जिसको हमने यहां पे r1 से डिनोट करवाया। क्लियर हुआ ये पॉइंट, है ना? तो अगर मुझे इसका भी मैग्नीट्यूड कोई निकालने को बोले तो मैं क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो आप समझ सकते हो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकल सकता है अंडर रूट में ax माइनस bx, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना? तो कितना आसान है देखो। डोंट वरी, हम इसका एग्जांपल वगैरह लेके भी समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो ये हो गया 2 डायमेंशन में। अगर मैं 3 डायमेंशन में जाऊं तो एडिशन क्या होगा, तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम 3 वेक्टर को यहां पे देखते हैं। मान या फिर 3 वेक्टर नहीं, 2 ही वेक्टर देखते हैं, लेकिन उसके तीसरे कंपोनेंट को भी यहां पे कंसीडर करेंगे। मान लो लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर a है जो ax i कैप है प्लस ay j कैप है प्लस az k कैप है, जहां पे az क्या है, z डायरेक्शन का कंपोनेंट, k कैप का मतलब क्या होता है, z डायरेक्शन का कंपोनेंट। उसी तरह से मेरे पास दूसरा वेक्टर जो भी है b वेक्टर, वो क्या है, तो भैया वो bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो पहले एडिशन की बात करते हैं। भैया ये वाले केस में एडिशन क्या होगा, तो ये वाले केस में एडिशन अभी मुझे डायरेक्ट लिखा हो यहाँ पे a प्लस बी क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, r वेक्टर क्या होगा बताइए। तो x कंपोनेंट का x के साथ एडिशन, मतलब कि मैं यहाँ पे लिखूंगा ax प्लस bx i कैप, है कि नहीं। y कंपोनेंट का y कंपोनेंट के साथ एडिशन, मतलब कि ay प्लस by j कैप, एंड z कंपोनेंट का z कंपोनेंट के साथ एडिशन, मतलब कि az प्लस bz k कैप, है ना, आसान एकदम, ठीक है। और अगर कोई मुझे इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड कितना आसान है, देखो अंडर रूट में क्या करोगे, अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, तो लिख लो। तो अंडर रूट में ax प्लस bx का होल स्क्वायर प्लस ay प्लस by का होल स्क्वायर प्लस az प्लस bz का होल स्क्वायर, az प्लस bz का होल स्क्वायर। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो उसी तरीके से अगर मुझे कोई सब्ट्रैक्शन पूछे तो कितना आसान है, देखो सब्ट्रैक्शन अभी डायरेक्ट लिखा हो मुझे, डायरेक्ट आपको समझ में आ गया है। अभी डायरेक्ट a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या होगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, अभी उसको एडिशन से ये वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्या होगा, x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हुआ, y कंपोनेंट में से y कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टली अभी लिखना सीखो। तो r1 वेक्टर क्या होगा, r1 वेक्टर होगा x में से x सब्ट्रैक्ट हुआ, a में से b सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ax में से bx सब्ट्रैक्ट होगा, है कि नहीं, समझ सकते हो आप लोग। हाँ, तो ax माइनस bx i कैप प्लस ay माइनस by j कैप प्लस az माइनस bz k कैप, है ना आसान। चलिए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अभी इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा भाई अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो x कंपोनेंट है हमारे पास ax माइनस bx, ऑटो सेव में चला गया, ax माइनस bx का होल स्क्वायर प्लस ay माइनस by का होल स्क्वायर प्लस az माइनस bz का होल स्क्वायर, है ना, एकदम सिंपल, क्लियर है। तो ये हो गई 3D की बात खत्म, एकदम सिंपल है। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं थोड़े बहुत। तो मान लो कि मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, लेट से मेरे पास एक वेक्टर, एक 2D का एग्जांपल, एक 3D का एग्जांपल। लेट से मेरे पास ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, और मेरे पास बी वेक्टर जो भी है वो बी वेक्टर है लेट से 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। चलो
पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे इसका एडिशन परफॉर्म करना है एंड फिर उसका सब्ट्रैक्शन। तो चलिए पहले तो एडिशन की बात करते हैं। चलो इनका एडिशन क्या होगा, तो इनका एडिशन इसको रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर बोलते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डायरेक्टली लिखा हो मुझे एक्स कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट के साथ एडिशन, तो आई वाले कंपोनेंट का आई के साथ एडिशन, मतलब कि वो होगा 2 + 3 आई कैप, है ना, प्लस y का y के साथ मतलब कि 3 + 2 j कैप, है ना। चलो तो ये हो गया 2 + 3 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 y कैप, 3 + 2 भी हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 j कैप। तो ये आया इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हमने ए वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिनोट किया है, बी वेक्टर को भी दो कंपोनेंट में डिनोट किया है, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका भी रेजोल्यूशन दो कंपोनेंट में ही हुआ होगा, मिलेगा। यस और नो, यस और नो। तो रिजल्टेंट वेक्टर भी दो कंपोनेंट में ही आएगा। समझ में आया? यस और नो। अगर कोई मुझे पूछे कि भाई ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो भैया मैग्नीट्यूड तो बहुत ही आसान है। अरे इसका मॉड ले लो। मॉड मतलब कि क्या? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कि क्या? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब कि वो भी 5 का स्क्वायर, और 25 25 हो जाएगा 50, या फिर 2 टाइम्स 25, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 2 × 25, और 25 का अंडर रूट कितना निकलता है? 5, तो ये हो जाएगा 5√2, है कि नहीं। तो दिस विल बी दी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, है कि नहीं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए अगर मैं बोलूं कि भाई इसका सब्ट्रैक्शन मुझे निकालना है, भाई इसका सब्ट्रैक्शन निकाल के दो मुझे, बहुत ही बढ़िया, चलो सब्ट्रैक्शन भी निकालते हैं। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। तो उसको हम r1 वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। x कंपोनेंट का सब्ट्रैक्शन x कंपोनेंट के साथ मतलब कि 2 - 3, और ये 2 - 3 i कैप, 2 - 3 i कैप प्लस 3 - 2 j कैप, 3 - 2 j कैप। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, ये -1 आई कैप, जिसको हम -i कैप भी लिख सकते हैं, या फिर लिखने के लिए आप इसको -1 आई कैप लिखो, और इसको क्या लिखें 3 - 2 मतलब कि 1 j कैप, है ना। तो ये आ गया हमारे पास r1 वेक्टर, सब्ट्रैक्शन वाला वेक्टर। अगर कोई मुझे इसका मैग्नीट्यूड पूछता तो मैं इसका मैग्नीट्यूड क्या निकाल के दूं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर रूट में, ध्यान से देखो, x कंपोनेंट जो है -1 का स्क्वायर, एंड y कंपोनेंट जो है 1, जो 1 का स्क्वायर, कितना हो गया, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 + 1 2, तो आंसर निकलेगा √2, है ना, एकदम आसान। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो एक और एग्जांपल 3D के लिए लेते हैं, अगर हो सके तो खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की। तो ए वेक्टर हमें दिया गया है, लेट्स से 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, एंड जो बी वेक्टर जो भी है वो हमें दिया गया है, लेट्स से 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बताइए इसका एडिशन क्या होगा एंड सब्ट्रैक्शन क्या होगा, बताइए इसका एडिशन क्या होगा एंड सब्ट्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, चलिए तो पहले एडिशन की बात कर लेते हैं। तो इसका एडिशन क्या हो सकता है, तो एडिशन वाले वेक्टर को हम r वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो ये r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अभी डायरेक्ट लिखाओ, वो क्या होगा, डायरेक्ट एडिशन लिखाओ, 3 + 2 कितना होता है, 5i कैप। y कंपोनेंट का y कंपोनेंट के साथ एडिशन, तो ये दोनों का एडिशन भी क्या, 3 + 2 मतलब कि यस इट इज आल्सो 5j कैप। z का z के साथ एडिशन मतलब कि 3 + 2, तो वो भी क्या हो जाएगा, 5k कैप। सिंपल है। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन अगर कोई मुझे इसका मैग्नीट्यूड पूछता है तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, एंड z कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब कि वो भी 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो सकता है 25, 3 टाइम्स 25, 25 25 25 75 होते हैं, मतलब कि 3 × 25 इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 25 का तो अंडर रूट निकलेगा, दैट इज 5, एंड √3 को अंदर ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 5√3। तो ये आया इसका रिजल्ट, है ना। अभी अगर कोई मुझे इसका सब्ट्रैक्शन पूछे तो चलिए वो भी देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन क्या होगा।
तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या हो सकता है, तो उसको हम r1 वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अभी डायरेक्टली मुझे सब्ट्रैक्शन लिखा हो x कंपोनेंट का x कंपोनेंट के साथ सब्ट्रैक्शन मतलब कि 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं, इसको सीधा i कैप लिख दो, ठीक है। सिर्फ i कैप है तो इसका मतलब होता है उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हुआ है 1, और y कंपोनेंट का सब्ट्रैक्शन 3 माइनस 2, तो वो भी क्या होगा 1 ही होगा, तो इसको भी j कैप लिखेंगे। और 3 माइनस 2 z कंपोनेंट भी क्या आएगा, वो भी 1 ही आएगा, तो ये k कैप। अभी इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, तो इसका रिजल्टेंट निकल के आएगा हमारे पास क्या, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट वो भी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट वो भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर, टोटल होता है 3, तो इसका आंसर निकलेगा √3। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो एकदम आसान है, तो मतलब कि अगर किसी वेक्टर को हम रिजोल्व कर लेते हैं और फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो बहुत ही आसान हो जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना। इसको बोला जाता है एनालिटिकल मेथड, है ना, जिसमें दोनों कंपोनेंट को अलग करते हैं। अगर 3 कंपोनेंट है तो तीनों कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं और उसके बाद एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, तो भैया ध्यान यही रखना है कि x कंपोनेंट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, y कंपोनेंट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, z कंपोनेंट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। या सुनो, x का सब्ट्रैक्शन y के साथ नहीं पॉसिबल, x का सब्ट्रैक्शन z के साथ नहीं पॉसिबल, x का एडिशन y के साथ नहीं पॉसिबल, z का एडिशन x के साथ नहीं पॉसिबल। या सुनो, तो ये ध्यान में रखना है, जो भी करना है वो x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ। तो एकदम आसान है ये परफॉर्म करना। तो करना कुछ नहीं, जो भी वेक्टर दिया गया है उसके दो कंपोनेंट निकाल लो, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, और फिर उसके बाद एडिशन परफॉर्म करते जाओ, ठीक है। तो ये आसान रहेगा, न तो आपको उसके लिए पैरेललोग्राम मेथड के पास जाना पड़ेगा, न तो ट्रायंगुलर, न तो ग्राफिकल मेथड के पास जाना पड़ेगा। बस करना क्या है, कोई भी वेक्टर दिया गया है उसके दो कंपोनेंट निकाल दो। अगर वो 3D में है तो 3 कंपोनेंट निकाल दो, x वाला क्या होगा, y वाला क्या होगा, z वाला क्या होगा, बात खत्म। और फिर ये परफॉर्म कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल 4.2। चलिए बच्चों देखते हैं सॉल्व एग्जांपल 4.2। अगर मैं बोलूं तो ये तो है हमारी पैरेललोग्राम मेथड, हमने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर लिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो सॉल्व एग्जांपल में है तो हम इसको अलग से देखेंगे, ठीक है। बाकी तो हम इसको देख चुके हैं, इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये सारे फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जांपल में तो इसको अलग से देखना पड़ेगा हमें, तो देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल थीटा बिटवीन देम, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या करना है, कोई दो वेक्टर है a वेक्टर एंड b वेक्टर, इन दोनों का एडिशन जो भी आएगा, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स a एंड b, मतलब कि इन दोनों का एडिशन का जो रिजल्टेंट आएगा ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा एंड उसका एंगल, डायरेक्शन क्या होगी, मतलब कि एंगल डायरेक्शन क्या होगी, वो थीटा के रिलेशन में, मैग्नीट्यूड एंड थीटा के रिलेशन में आपको निकाल के देना है। मतलब कि हमारा वो वाला जो फॉर्मूला था ना, √a² + b² + y से cos थीटा, उसको यहां पे डिराइव करने को बोला है आपको, ठीक है। और ये मेथड कौन सी है, यहां पे ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं कि भाई पैरेललोग्राम मेथड यूज करो या कौन सी मेथड यूज करो, तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे आपकी किताब में जो सॉल्व करके दिया है वो पैरेललोग्राम मेथड से दिया गया है, तो हम इसको पैरेललोग्राम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। वैसे ये पूरा सॉल्यूशन आपको आगे मैंने जब भी एक्सप्लेनेशन दिया था तब मैंने पूरा करवा दिया था, इसलिए अभी हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसको फटाक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं रिजल्टेंट का। तो भैया यहाँ पे a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया गया है, थीटा दिया गया है ना। तो यहाँ पे एंगल थीटा प्रोवाइडेड है, बहुत ही बढ़िया। हम क्या करेंगे, वहां से यही b का प्रोजेक्शन लेंगे, मतलब कि अगर ये वाला b है तो ये भी क्या बनेगा, b मैग्नीट्यूड के बराबर ही बनेगा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा बच्चों, हमारे पास b के बराबर आएगा, है कि नहीं। चलिए तो अभी यहाँ पे क्या आपको ये बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, क्या आपको ये ट्राइंगल दिखा, अगर दिखा है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इसका हाइपो होता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस का लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ये सुनो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फ्रॉम दी, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम दी कौन सा ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल OSN,
फ्रॉम ट्राइंगल OSN मैं ये लिख सकता हूं कि बच्चों OS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू SN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, है कि नहीं? यस और नो? और यहाँ पे ये SN कितना होगा तो वो हमने वहां पे डिराइव किया था, ये छोटे वाले ट्राइंगल को देख के हमने देखा था। तो भैया ये सामने वाली बाजू होती है, ये PN पास वाली बाजू होती है। तो SN क्या लिख सकते हैं? SN सामने वाली मतलब कि B sin थीटा लिख सकते हैं। एंड ये जो PN है उसको क्या लिख सकते हैं? तो भैया ये B cos थीटा। याद करो पैरेललोग्राम मेथड में सारे डेरिवेशन हमने वहां पे देखा था। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व करूंगा, है कि नहीं? क्या इतना पॉइंट समझ में आया? अच्छा, व्हाट इज OS? OS कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर मतलब कि R के बराबर। तो मैं OS को R स्क्वायर R रिप्लेस कर देता हूं OS को, तो ये OS हो जाएगा, OS का स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट दिस SN? SN का स्क्वायर कितना? तो भैया वो हो जाएगा B sin थीटा के स्क्वायर के बराबर, है कि नहीं? और व्हाट इज ON? ON कितना? यहां से लेके यहां तक का, लेकिन वो तो दो पार्ट में डिवाइड होगा ना, क्योंकि एक होगा OP एंड दूसरा होगा PN, ठीक है? तो ON को हम पहले तो क्या लिखेंगे? इट इज नथिंग बट OP प्लस PN का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करो तो ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस देखो ये OP कितना है? A के बराबर, और PN कितना है? B cos थीटा के बराबर। तो उसकी वैल्यू प्लेस करो तो ये हो जाएगा A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर, है ना? तो चलो ये हो जाए B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको हम लिखेंगे A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से देखो तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दोनों में से B स्क्वायर कॉमन आउट, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएंगे। तो इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा, है कि नहीं? तो यहां पे हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है? दोनों साइड पे अंडर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा। क्लियर है ये पॉइंट? तो चलो ये पहला जो हमें निकालना था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे बोला था कि देखो क्या पूछा था, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल थीटा। तो वो तो हम निकाल लिया, रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ A एंड B एंड थीटा। तो वो क्या आया? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा आया। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो वो तो हम निकाल चुके हैं। अभी दूसरा क्या निकालने को बोला है? रिजल्टेंट के साथ साथ भाई डायरेक्शन भी निकालने को बोला है। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, अभी डायरेक्शन निकालनी है। तो वहां पे डायरेक्शन भी तो हमने वो tan अल्फा, याद करो इसकी डायरेक्शन tan अल्फा, अल्फा से डिनोट की थी हमने, यस नो? तो यहां से अगर हम ये देखते हैं तो ये एंगल बना रहा है रिजल्टेंट कितना? x एक्सिस के साथ अल्फा, ठीक है? तो हम यहाँ पे tan अल्फा क्या लिख सकते हैं? वही पूरा ट्राइंगल देखो, यही पूरा ट्राइंगल देखो, तो ये पूरे ट्राइंगल के लिए tan अल्फा क्या हो जाएगा? ये पूरे ट्राइंगल के लिए tan अल्फा हम यहाँ पे लिख सकते हैं सामने वाली मतलब कि SN डिवाइड बाय पास वाली मतलब कि ON, है ना? और ये SN का वैल्यू तो पता है, दैट इज B sin थीटा। नाउ व्हाट अबाउट दिस ON? ON को हम लिखेंगे OP प्लस PN, है कि नहीं? तो ये OP प्लस PN हो जाएगा, यस और नो? और यहां से हम वैल्यू प्लेस कर दे तो ये B sin थीटा अपॉन OP का वैल्यू है A एंड PN का वैल्यू है B cos थीटा। तो यहां से हमारे पास अल्फा, क्योंकि ये तो वैल्यू है किसकी? tan अल्फा की, हमें अल्फा चाहिए, अल्फा ही डायरेक्शन दिखाता है। तो अल्फा कितना होगा? tan को वहां पे ले जाओ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ B sin थीटा डिवाइड बाय A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। सो दिस इज द डायरेक्शन। तो दो चीजें यहाँ पे हमें निकालने को बोला था जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं ये वाले क्वेश्चन के अंदर। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा भी आपको कुछ निकाल के दिया गया है, और मैं यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन, किसी आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म जो हमें जो रिजल्टेंट मिला है, जो मैग्नीट्यूड मिला है, उसको कोसाइन रूल बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? ये वाला जो हमारे पास आया है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ है हमारा पॉइंटर? किधर गया भाई? अरे पॉइंटर ही गया, हाँ है, ये रहा। तो इसको बोला जाता है कोसाइन रूल, कोसाइन रूल। उसी तरह से यहां पे एक साइन रूल भी बनेगा।
जो एक्स्ट्रा है, ध्यान से देखना, जो एक्स्ट्रा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। कई बार ना वो साइन रूल, ऐसा ये रूल लगाने से ना हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हम ये साइन रूल लगाते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। थोड़ा पार्टीशन ना गलत कर दिए, थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट कर लो, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अभी देखने वाले हैं हम साइन रूल। भाई ये साइन रूल है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, ये साइन रूल है क्या। अभी देखने वाले हैं साइन रूल। इसको ऐसे तो SIN लिखना होता है, तो साइन रूल। कई बार ना एंगल और बाजू के बीच में सीधा रिलेशन बनता है। ये जो साइड होती है ना, ये ट्राइंगल जो हमने देखा ना, ये पूरा ट्राइंगल, उसके लिए ये जो ट्राइंगल हमने देखा ये OSN, तो उसके लिए ये जो OS है वो एक बाजू बनती है, ये ON है वो भी एक बाजू कहलाती है, एंड SN है वो भी एक साइड, मतलब कि बाजू कहलाती है। यस नो, तो बाजू ओ को मतलब कि जो साइड्स है ना, ट्राइंगल की जो साइड्स होती है उसका सामने वाले एंगल के साथ कुछ रिलेशन बनता है, और वही रिलेशन से ना हम बहुत सारे ऐसे वेक्टर के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल इसके बाद का है, सॉल्व एग्जांपल 4.3, जिसमें हम यही साइन रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो जरा जल्दी से आप देखते जाएगा मैं क्या यहाँ पे बोलता हूं, उसके ऊपर गौर करते जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले मैं ट्राइंगल OSN की बात करूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट, फ्रॉम ट्राइंगल OSN, ठीक है, मतलब कौन सा वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल की पहले बात करेंगे, ठीक है। तो ये बड़े वाले ट्राइंगल के लिए बच्चों जरा सोच के मुझे बताना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SN की वैल्यू क्या बनेगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SN की वैल्यू क्या बनेगी? ये SN सर बी साइन थीटा, नहीं 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 नहीं, बी साइन थीटा के फॉर्मेट में नहीं, मैं बी साइन थीटा के फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आर के फॉर्मेट में क्या बनेगी वो बात कर रहा हूं, आर एन अल्फा के फॉर्मेट में क्या बनेगी वो बात कर रहा हूं। तो ये हुआ हमारा ट्राइंगल, ठीक है, ये एंगल है अल्फा, ये है आर और ये है एस, सॉरी ये है एस एंड ये है एन। तो जरा सोचो ये एस एन की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, सामने वाली बाजू होगी ना एस एन, तो सामने वाली बाजू होगी, तो क्या मैं यहां पे साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एस एन डिवाइड बाई आर लिख सकता हूं? जी हां। तो यहां से एस एन क्या आएगा, आर साइन अल्फा आएगा, जी हां बिल्कुल आएगा। क्या समझ में आया, मैं किसको पॉइंट आउट करने की बात करूं, क्या समझ में आया? ठीक है, तो देखो OSN ट्राइंगल के लिए SN को अगर मुझे लिखना है तो मैं SN क्या लिख सकता हूं, आर साइन अल्फा लिख सकता हूं, है कि नहीं। तो यहां पे मुझे यह समझ में आया कि यहां पे SN, ये वाले ट्राइंगल में अगर मैं SN लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ आर एंड अल्फा, तो वो हो जाएगा आर साइन अल्फा, वो हो जाएगा आर साइन अल्फा। उसी तरह से अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं, कौन सा वाला, ये PSN, ये छोटा वाला ट्राइंगल, वो भी तो राइट एंगल है ना। तो ये छोटा वाला ट्राइंगल अगर मैं देखता हूं, ये वाला ट्राइंगल PSN, तो ये फ्रॉम दिस ट्राइंगल, क्योंकि ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये वाले ट्राइंगल में ये क्या है, B है कि नहीं। देखो ध्यान से, ये वाला B है और ये एंगल थीटा है, तो उसके लिए SN कितना लिख सकते हैं, यहां पे ये वाले ट्राइंगल के लिए SN कितना लिख सकते हैं, तो भैया B sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जी हां। तो ये वाले ट्राइंगल से हम फ्रॉम ट्राइंगल PSN, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे ये वाले केस में SN क्या लिख सकता हूं, तो ये वाले केस में मैं SN लिख सकता हूं B sin थीटा, है ना, B sin थीटा। लेकिन आप ये चीज समझ सकते हो कि भाई SN एक ही तो बाजू है, चाहे आप R साइन अल्फा करके उसकी वैल्यू निकालो या फिर B sin थीटा करके उसकी वैल्यू निकालो, SN तो SN ही मिलेगा, और उसकी वैल्यू चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करो या ये वाला फॉर्मूला यूज करो, सिर्फ दो फॉर्मूला अलग है, बाकी वैल्यू तो एक ही आने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर ये 1 और 2 को कंपेयर कर दे तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें एक रिजल्ट ये मिलता है कि यहां पे R साइन अल्फा का वैल्यू किसके बराबर है, B साइन थीटा के बराबर है ना। मतलब कि अगर आप यहां से साइन थीटा को ये साइड पे लेके और साइन अल्फा को वो साइड पे लेके जाओ तो आपको कुछ रिजल्ट ऐसा मिलेगा, R अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन अल्फा, है ना। तो ये हो गया हमारे लिए रिजल्ट नंबर 3, क्लियर है। चलो उसी तरह से
उसी तरह से अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ट्राइंगल के लिए बताना कि उसके लिए क्या बनेगा। ध्यान से देखना, पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। ये वाले ट्राइंगल के लिए बताना, क्योंकि ये भी राइट एंगल है। ध्यान से देखो, ये भी राइट एंगल है। तो भैया ये वाले ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल है वो? OMP। कौन सा ट्राइंगल है वो? ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल OMP, फ्रॉम ट्राइंगल OMP, है ना। अच्छा, वो फ्रॉम ट्राइंगल OMP, तो ट्राइंगल OMP, जरा बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PM। क्या PM की वैल्यू, अगर ये ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो क्या ये A हाइपो होगा? जी हां। अगर A हाइपो होगा और PM लिखना चाहते, मतलब कि ये लिखना चाहते हैं, तो ये कितना होगा? ये होगा PM कितना हो सकता है? A साइन अल्फा के बराबर, है कि नहीं? A साइन अल्फा के बराबर। तो यहां पे PM का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं? PM का वैल्यू लिख सकता हूं A साइन अल्फा। क्लियर है? उसी तरह से ये दूसरा ट्राइंगल दिखा क्या आपको? ये वाला ट्राइंगल दिखा क्या? ठीक है, ये वाले ट्राइंगल वो भी तो राइट एंगल है। तो फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा वाला है? PMS, ट्राइंगल PMS। ध्यान से देखो, ये वाले ट्राइंगल से मैं PM का वैल्यू क्या लिख सकता हूं? तो ये वाले ट्राइंगल से मैं PM का वैल्यू लिख सकता हूं। देखो PM मतलब कि ये बाजू, है कि नहीं। और ये वाले ट्राइंगल के लिए हाइपो कौन सा होगा? B, है कि नहीं। और ये PM सामने वाली बाजू, तो यहां पे वही लिखेंगे भाई, B साइन बीटा के बराबर, B साइन बीटा के बराबर, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारे लिए रिजल्ट नंबर 4, ये हो गया हमारे लिए रिजल्ट नंबर 5। तो फ्रॉम रिजल्ट नंबर 4 एंड 5, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम रिजल्ट नंबर 4 एंड 5, 4 एंड 5, क्या मैं PM, भाई चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करो या ये वाला, PM तो PM ही मिलेगा ना। चाहे ऊपर वाले 4 नंबर वाले फॉर्मूला से आप उसको निकालने की कोशिश करो या 5 नंबर वाले फॉर्मूला से निकालने की कोशिश करो, PM तो PM ही मिलेगा, है कि नहीं। तो आप क्या यहां पे ये बोल सकते हैं कि, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये A साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो B साइन बीटा, है कि नहीं। ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। तो इसका मतलब ये होता है कि साइन अल्फा को वो वाली साइड पे ले जाओ, साइन बीटा को ये वाली साइड पे लेके आओ, तो ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन अल्फा होगा, है ना। और ये रिजल्ट हम देंगे रिजल्ट नंबर 6। तो जरा देखो ना, रिजल्ट नंबर 3 एंड रिजल्ट नंबर 6 को कंपेयर करो। फ्रॉम रिजल्ट नंबर 3 एंड 6, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम 3 एंड 6, तो हमने देखा तो ये पाया कि भाई R अपॉन साइन थीटा की जो वैल्यू थी ना, वो किसके बराबर आई? तो वो B अपॉन साइन अल्फा के बराबर आई। लेकिन जब भी हमने देखा तो ये पाया कि भाई ये B साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? तो वो A अपॉन साइन बीटा के बराबर है। किसके बराबर है? वो A अपॉन साइन बीटा के बराबर है। यस और नो। तो यहां पे इक्वालिटी हमें क्या दिख रही है? देखो, A अपॉन साइन बीटा। तो यहां पे इक्वालिटी हमारे पास ये कुछ निकल के आ रही है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट बिटवीन A B R थीटा अल्फा एंड बीटा, है ना, कि R अपॉन साइन थीटा वो B अपॉन साइन अल्फा के बराबर होता है, या फिर A अपॉन साइन बीटा के बराबर होता है, या फिर ये पूरी इक्वालिटी को हमेशा याद रखो। इसी को बच्चों बोला जाता है साइन रूल। इसको क्या बोला जाता है? वेक्टर के लिए साइन रूल। यस और नो। ये हर एक वेक्टर के लिए लागू पड़ेगा। ये हो जाएगा वेक्टर के लिए साइन रूल, ठीक है। तो वो वाला कोसाइन रूल है और ये वाला साइन रूल है। तो याद क्या रखना है? देखो, अभी इसको याद रखना भी बहुत ही आसान है। याद रखना बहुत ही आसान है। कैसे याद रख सकते हो? तो देखो, ये दोनों को याद रखना तो बहुत ही आसान है। ये B है ना, तो B के सामने वाला जो भी एंगल बनेगा ना, उसका साइन मूल्य का रेशियो निकालो। A है, A के सामने वाला जो भी एंगल बनेगा उसका साइन मूल्य का रेशियो निकालो। कैसे पता लगा? देखो ध्यान से, ए ये है, ये वाली बाजू ए है, तो उसके सामने एंगल कौन सा है? बीटा है कि नहीं। उसके सामने वाला एंगल देखो ना, बीटा। तो रेशियो कौन सा बनेगा? ए अपॉन साइन बीटा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। उसी तरह से यहां पे देखो, बी कहां है? ये रहा, ये बी है, तो उसके सामने वाला एंगल कौन सा है? अल्फा। तो रेशियो कौन सा बनेगा? बी अपॉन साइन अल्फा, है कि नहीं। जो बाजू है उसके सामने वाला एंगल का साइन मूल्य,
उसका रेशियो निकालो। आर के लिए थोड़ा अलग बनेगा क्योंकि ये रिजल्टेंट होता है, यस सुनो। तो आर अपॉन ये आर एक्चुअल में देखने जाओ तो आर होगा क्या पता है, आर होगा ए प्लस बी होगा। तो यहां पे ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि आर अपॉन रिजल्टेंट अपॉन क्या होगा, ये दोनों के बीच का जो टोटल एंगल बनता है वो थीटा है कि नहीं, वो यहां पे लेना पड़ेगा। तो आर अपॉन साइन थीटा का वैल्यू ये याद रख लो, आर अपॉन साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है, वो किसके बराबर होता है, तो जो बाजू लेते हो बी लेते हो तो उसके सामने वाला एंगल जो भी होगा उसके साइन मूल्य के बराबर, उसके रेशियो के बराबर। और अगर आप ए लेते हो तो उसके सामने वाला जो एंगल है बीटा, तो उसके रेशियो के बराबर, ए अपॉन साइन बीटा के बराबर है ना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, जो बाजू लेते हो उसके सामने वाला एंगल ले लो। किसके लिए, सिर्फ ए एंड बी के लिए, रिजल्टेंट के लिए तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, आर अपॉन साइन थीटा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो इसको बोला जाता है साइन रूल, ठीक है, इसको बोला जाता है साइन रूल। आई होप सो कि आपको समझ में आ चुका है, यस और नो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल 4.3 क्या बोला है, ए मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड वाटर करंट इन द रीजन is 10 km per hour in the direction of 60 east of south. Find the resultant velocity of the boat. Find the resultant velocity of the boat. देखो यहां पे बोट की वेलोसिटी कौन सी है, बोट की वेलोसिटी कौन सी, देखो यहां पे फिगर में भी सारी चीजें इंफॉर्म करके दी गई है, मतलब कि फिगर में भी आपको दिखाया गया है। ध्यान से देखना, बोट की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, देखो ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर, टुवर्ड्स नॉर्थ। मान लो कि बोट की वेलोसिटी क्या है, वीबी, क्या है, वीबी। तो ये जो वीबी है वो क्या दिखाती है, बोट की वेलोसिटी, और वो कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर है, कितनी, 25 किलोमीटर पर आवर है। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो भैया ये देखो ना, फिगर में भी तो नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखाया है उसको, है कि नहीं। और क्या बोला है, एंड द वाटर करंट इन द रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर। वाटर करंट मतलब कि पानी जो भी है वो 10 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रहा है, तो इसको वाटर करंट बोला जाता है। जो पानी का प्रवाह होता है, प्रवाह जो भी होता है ना, प्रवाह, उसको करंट बोला जाता है, ठीक है। तो वाटर करंट 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। वाटर करंट की वेलोसिटी को हम वीसी से डिनोट करते हैं, ये रही वीसी, है ना। और वो कितनी ही दी गई है आपको, 10 किलोमीटर पर आवर। सो इट इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब कि साउथ से वो कितने एंगल पे, साउथ से वो 60 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। ईस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब कि साउथ से वो 60 डिग्री एंगल पे, साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की डायरेक्शन में है, ऐसा आपको दिया गया, मतलब कि ये वाली यहां पे ड्रॉ करके दी ही गई है। फ्रॉम द साउथ इट इज एट द 60 डिग्री टुवर्ड्स द ईस्ट, है कि नहीं, ये डायरेक्शन आपको दी गई है। तो आपको पूछा क्या, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। आप समझ सकते हो कि बोट की वेलोसिटी ये है एंड करंट की वेलोसिटी ये है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच में कहीं पे आएगा, है कि नहीं। मतलब कि इन दोनों को जोड़ दो, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ करंट, इन दोनों को जब भी जोड़ोगे तो जो भी एडिशन बनेगा उन दोनों का, वही होगी उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ दैट बोट, है कि नहीं। मतलब कि यहां पे आर निकालना है, तो सीधी भाषा में बोले तो आर निकालना है। तो आर कितना होगा, सीधी सी बात है, आर कितना होगा, तो उसके लिए रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो, बात खत्म हो जाएगी। ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो, बात खत्म हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम यह है कि यहां पे ये एंगल कितना होगा, कौन सा वाला एंगल, ये वीबी एंड वीसी के बीच का एंगल, जो हमने यहां पे क्या अज्यूम किया है, थीटा अज्यूम किया है ना। ये टोटल एंगल थीटा है। हाँ, यहां पे फिगर में गलती है, ये एंगल यहां तक नहीं, यहां तक है ना। ये थीटा एंगल कहां से कहां, यहां से यहां। ये थीटा जो भी होता है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ये हमारे लिए पहला वेक्टर है, ये हमारे लिए दूसरा वेक्टर है, और दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा होता है, वो थीटा होता है, यस और नो। तो थीटा कितना होगा तो आप यहां से निकाल सकते हो। देखो बच्चों, ये टोटल एंगल कितना होता है, 180, और 180 में से अगर आप ये 60 को कम कर देते हो तो क्या इतना ही बचेगा ना, है कि नहीं। तो 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको बाकी का बी एंड सी के बीच का एंगल मिल जाएगा। तो मैं यहां से आसानी से बोल सकता हूं कि थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और वो होता कितना है, वो होता है 120 डिग्री। बात खत्म। तो वीबी एंड वीसी के बीच का एंगल कितना आया, 120 डिग्री आया। तो बस वही रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। भैया ये रिजल्टेंट कितना आएगा, तो अंडर रूट में, अभी यहां पे ए भी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे नामकरण किया गया है वीबी एंड वीसी, तो वही यूज करेंगे। तो वो हो जाएगा वीबी का स्क्वायर
प्लस वीसी का स्क्वायर प्लस यहां पे ट्वाइस वीबी इंटू वीसी इंटू कॉस 120 डिग्री, है कि नहीं। चलिए, तो वही फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई किए जो रिजल्टेंट का था। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीबी, दैट इज 25। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस वीसी 10, 10 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस वीबी, वीबी कितना है तो 25, वीसी कितना है तो 10, कॉस 120 कितना होता है तो कॉस 120 वो होता है कॉस 180 माइनस 60, है ना। और ये 180 दिखाता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, बाकी वैल्यू तो इसकी किसके बराबर आती है, कॉस 60 के बराबर ही। बट क्या होगा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में इतनी टर्म हमेशा क्वाड्रेंट दिखाती है, बाकी मैग्नीट्यूड इसके बराबर ही आता है कॉस 60 के बराबर। बस ये 180 माइनस जो भी है ना वो क्वाड्रेंट दिखाती है, 180 माइनस मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पे ये सर्कल बनाओगे तो यहां पे आएगा 180, उसमें से माइनस करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में घूमोगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ऑलवेज टीसी के हिसाब से कॉस नेगेटिव होता है, तो आगे मैंने लगा दिया माइनस, और कॉस 60 कितना है 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा -1/2। तो इसीलिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा -1/2। ठीक है, तो यहां से देखो 2 तो छम्मा छम्मा हो गया, बहुत ही बढ़िया। अंडर रूट में क्या बचा, देखो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये माइनस 25 इंटू 10 वो हो जाएगा 250, है कि नहीं। तो ये हमारे पास आएगा 250। तो आप यहां से, क्योंकि पहले तो 625 में से आप यहां से एक काम करते हो, यहाँ पे 100 निकाल लेते तो 150 रहेगा, और 625 में से पहले तो 100 निकाल तो 525, और उसमें से तो 375 रहेंगे, सॉरी 525, 475 रहेंगे। तो हमारे पास ये बचेगा कितना, अंडर रूट में 475। तो इतना आएगा रिजल्टेंट। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो कि वो कितना आएगा। तो अराउंड अंडर रूट में 475 आपके पास कैलसी है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपके पास आंसर अराउंड 21 पॉइंट, इसका अंडर रूट निकलेगा 21.79 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बोट की वेलोसिटी कितनी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, 21.79 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ठीक है, चलिए, एक तो ये हमने निकाल लिया, अभी दूसरी डायरेक्शन पता लगानी है। भाई इसकी डायरेक्शन क्या निकलेगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बहुत ही आसान है, इसकी डायरेक्शन निकालना बहुत ही आसान है। अच्छा, ये cos -1/2 कैसा है, उसको मैं यहां पे लिख दूं, मैंने उसको मिटा दिया लेकिन लिख लेता हूं कि भाई cos 120 डिग्री, इसको हम लिखते हैं इट इज नथिंग बट cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। और ये जो cos 180 होता है वो इतनी टर्म हमेशा हमें क्या दिखाती है, क्वाड्रेंट दिखाती है ना। इस ये टर्म हमें क्वाड्रेंट है माइनस के साथ, ठीक है, वो क्वाड्रेंट दिखाती है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट दिखा रहा है हमें। बाकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आता है, हमेशा इसके बराबर, cos 60 के बराबर। लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और उसमें cos नेगेटिव है, इसलिए हम इसको -cos 60 लिखेंगे, और ये हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से आप cos 120 की वैल्यू -1/2 लगा सकते हो, है ना। चलिए, अभी बारी आती है डायरेक्शन की, क्योंकि यहां पे फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट ये तो बोला है, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में होगा वो कैसे पता लगाए, कौन सी डायरेक्शन में होगा वो कैसे पता लगाए, ये तो समझ में आ गया। अभी आप बोलोगे सर इसको अगर रिजोल्व कर देते तो, मतलब ये जो VB है वो तो सिर्फ y डायरेक्शन में ही है, ठीक है, और ये जो VC है, VC के लिए अगर हम दो कंपोनेंट निकाल लेते, एक कंपोनेंट ये बनता और दूसरा कंपोनेंट ये बनता, तो x कंपोनेंट ये होता, y कंपोनेंट इन दोनों का रिजल्टेंट होता, तो ये आसान हो जाता ना भाई, आसान तो हो जाता, एडिशन करना आसान हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है बच्चों, प्रॉब्लम ये होता वहां पे क्योंकि हमें ये वाला एंगल पता नहीं होता। इसके दो कंपोनेंट, VC के दो कंपोनेंट, VC ऐसे है, VC ऐसे है, और ये एक्स एक्सिस है, ईस्ट वाली जो सिचुएशन है वो, तो ये एंगल थोड़ी ना हमें दिया गया है, यहाँ पे ये एंगल नहीं प्रोवाइडेड है। सर वो 30 तो मिल जाता ना, हाँ अब सही पकड़े हैं, हाँ 30 आपको मिल जाता, आप उसको 30 लिख सकते। अगर 30 लिख सकते हैं तो भैया यहां पे आप इसके दो कंपोनेंट बना सकते, ये हो जाता VC cos 30 एंड ये हो जाता VC sin 30, है ना। तो यस, यहां से आप इसको पता लगा सकते हो, तो यहां से आप इसको पता लगा सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया, जो बच्चों ने ये दिमाग में लाए, जो बच्चे ये सोचे कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, तो उन्होंने, मैं मान सकता हूं कि उन्होंने अच्छे से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझा है। खैर हमें इसको जल्दी से सॉल्व करना था तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन अगर आप वो वाला भी फॉर्मूला लगाते ना
इसको मतलब कि VC को रिजोल्व करके उसके बाद आप इसका फॉर्मूला लगाते तो भी आपको आंसर मिलता। डोंट वरी अबाउट इट, है ना। चलिए, तो अभी इसकी बात करते हैं। फिलहाल तो इसकी डायरेक्शन, तो भैया डायरेक्शन के लिए आपको ना यहाँ पे कुछ फाई एंगल दिया गया है। मैंने क्या बोला था कि वेक्टर के केस में जब भी डायरेक्शन की बात आएगी तो डायरेक्शन तो एंगल से ही शो होती है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड की डायरेक्शन है ना, पहले वो वाई डायरेक्शन में दिख रही थी, नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर क्योंकि यहाँ पे प्रवाह का करंट जो भी है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो उसकी वजह से वो बोर्ड हमें ये वाली डायरेक्शन में जाती नजर आएगी, है कि नहीं, ये वाली डायरेक्शन में जाती नजर आएगी। तो भैया वो अपनी जो डायरेक्शन थी, अपनी नॉर्थ डायरेक्शन, उससे कितना डेविएट हुई वो निकालना है हमें डायरेक्शन के तौर पे, मतलब कि हमें ये फाई निकालना है। अब ये फाई कैसे निकाले, अभी ये फाई कैसे निकाले, तो यहां पे साइन रूल अप्लाई होगा, यहां पे आप साइन रूल अप्लाई करोगे ये फाई निकालने के लिए। सो टू फाइंड द फाई, टू फाइंड द फाई वी विल अप्लाई साइन रूल। और साइन रूल में एक टर्म तो कॉमन रहती है, दैट इज द आर अपॉन साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है, ये दोनों के बीच का एंगल, मतलब कि VB एंड VC के बीच का एंगल जो है 120 डिग्री, ठीक है, ये तो कॉमन रहता है। जो दूसरा है उसको यहां पे देखो, दूसरा वाला VC, अगर मैं VC का प्रोजेक्शन यहां पे ले लूं तो VC इस तरह से भी तो दिखा सकते हैं ना। मैं इसको उठा करके ऊपर शिफ्ट कर दिया, पैरेलल ही तो है यहां पे, या सुनो, ये देखो ना, कंप्लीट पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया है, देखो ये पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है। तो अगर नीचे वाला ये VC है, अगर ये VC है तो उसके ऊपर वाली बाजू ये है, वो भी तो VC कहलाएगी, ये सुनो, वो भी तो VC होगी ना, ये वाली बाजू है ना, वो भी VC के बराबर ही होगी, हम समझ सकते हैं। तो देखो क्या बोला था मैंने, ये जो रिजल्टेंट होता है उसको छोड़ के बाकी के जो दो वेक्टर होते हैं ना, उसके लिए साइन रूल कैसे लगता है, तो जो बाजू लेते हो उसके सामने वाले एंगल का साइन मूल्य ले लो, जो बाजू लेते हो उसके सामने वाले एंगल का साइन मूल्य ले लो, रेशियो निकालने के लिए। ये तो हर एक में फिक्स रहेगा, है ना, ये हर एक में फिक्स रहेगा। तो यहां पे हमने इसको तो लिख लिया कि आर अपॉन साइन थीटा वो फिक्स रहने वाला है। अभी यहां पे कौन सी बाजू ले लूं, तो भाई मुझे फाई निकालना है ना, तो फाई के लिए सामने वाली बाजू कौन से, VC, तो मैं VC को ले लेता हूं, VC, और उसके सामने वाली बाजू कौन से, सॉरी उसके सामने वाला एंगल कौन सा है, फाई, तो इसको मैं लिखूंगा साइन फाई। तो ये वाला हो गया साइन रूल, और यहीं से हम क्या निकालेंगे, फाई। और फाई निकालने के लिए मुझे किसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, साइन फाई को। तो मैं यहां पे इसको साइन फाई को सब्जेक्ट बनाता हूं, तो ये हो जाएगा VC अपॉन R टाइम्स साइन थीटा, है ना। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस VC, VC कितनी है, तो VC हमें दिया गया है 10, R कितना मिला हमें, तो वो 21.79 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है, दो बोट VB एंड VC के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल वो है 120 डिग्री, जो थीटा हमने वहां पे निकाला वो, ठीक है। तो साइन 120 कितना होता है, तो साइन 120 की वैल्यू बच्चों होती है √3/2। कैसे, अभी वो साइन 120 की वैल्यू √3/2, तो उसको भी मैं यहां पे समझाता हूं। साइन 120 को भी अगर बच्चों मुझे लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा, इट इज नथिंग बट साइन 180 माइनस 60, है ना। और ये 180 माइनस क्या दिखाता है, सेकंड क्वाड्रेंट दिखाता है, तो ये हमें सेकंड क्वाड्रेंट दिखाता है। बाकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, साइन 60 के बराबर। और क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो आगे भी साइन क्या लगेगी, प्लस ही लगेगी, मतलब कि वो नेगेटिव नहीं होगा। ऑल STC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल लगता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब होता है साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो इसीलिए मैं यहां पे लिखूंगा साइन 120 कैन बी रिटन एज √3/2। तो यहां पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू साइन 120 हो जाएगा √3/2, तो ये हो गया √3/2, और यहाँ पे 21.79 तो है। तो इसको थोड़ा मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, आपके पास कैलसी है, और कैलसी का इस्तेमाल करो, कैलसी का इस्तेमाल करके देखो कि भैया हमें यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, और उसके बाद कुछ हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 10 इंटू, ये जो √3 है इसको हम 1.73 बोल देते हैं, तो 10 इंटू 1.17.3 डिवाइड बाय 21.79 एंड उसको और डिवाइड करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड, मतलब कि हमारे पास वैल्यू आई 0.396971, 0.396971, ठीक है। तो इसको हम 0.3969 बोल देते हैं। सो अब अप्रोक्सीमेटली 0.3969, ठीक है। तो इतना हमें साइन फाई मिलेगा, लेकिन हमें तो ये फाई निकालना है ना, तो ये फाई क्या होगा, फाई इज नथिंग बट इक्वल टू, साइन को वहां पे ले जाओ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स
69। आई एम सॉरी टू से कि यहां पे आप इसको याद रख लो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहां पे ये एंगल कुछ बनने वाला है आपके पास 23.4 डिग्री, अराउंड 23.4 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो इसको रिजोल्व करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब कि VC के दो कंपोनेंट लगा दो, एक x का एक y का, और फिर आप उसको ये वाली VC के साथ जोड़ दो, सॉरी VB के साथ जोड़ दो, तो आपको तब भी यही मैग्नीट्यूड मिलेगा, यही मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, तो आप रेजोल्व करके भी देख सकते हो, या फिर ऐसे डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसका आंसर पता लगा सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।